नमस्कार। खबर दुनिया की के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नाटो के विदेश मंत्रियों की बुखारेस्ट में 2 दिवसीय बैठक। यूक्रेन को सहायता जारी रखने की जताई प्रतिबद्धता। नाटो प्रमुख ने रूस पर ठंड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन को झुकाने के लिए रूस की यूक्रेन को ठंड में जमाने की है कोशिश। चीन के प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का किया समर्थन। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 का दिख रहा है प्रकोप। ऊर्जा संकट के बीच जर्मनी और कतर के बीच बड़ा समझौता। दोनों देशों के बीच तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर 15 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। समझौते के तहत जर्मनी को मिलेगी सालाना 2 मिलियन टन LNG गैस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का चीन पर बड़ा प्रहार। कहा, दोनों देशों के संबंधों का स्वर्णकाल गोल्डन एज खत्म। चीन ने ब्रिटेन के मूल्यों और हितों के लिए व्यवस्थित चुनौती पेश की। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को देंगे अंजाम। दक्षिण कोरियाई सरकार ने हड़ताली ट्रक ड्राइवरों को काम पर लौटने का दिया आदेश। यूनियन के साथ बैठक विफल होने के बाद राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला। वर्तमान न्यूनतम माल ढुलाई दर व्यवस्था को स्थायी तौर पर लागू करने की मांग। लेकिन शुरुआत यूरोप से जुड़ी खबरों के साथ। नाटो के महासचिव ने मंगलवार को यूक्रेन के प्रति सैन्य गठबंधन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि युद्धग्रस्त देश एक दिन दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन का सदस्य जरूर बनेगा। नाटो महासचिव की टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नाटो के समकक्षों के यूक्रेन के लिए तत्काल आवश्यक सहायता के वास्ते रोमानिया में एकत्रित होने के बाद आई है। एक तरफ यूक्रेन कड़ाके की ठंड की चपेट में है तो दूसरी ओर रूस उसके ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन की बड़ी आबादी बिना बिजली, पानी और हीटर के रहने पर मजबूर है। ऐसे हालात में यूक्रेन के साथ एकजुटता प्रकट करने और व्यवहारिक समर्थन जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। बैठक में नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने सदस्य देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ ठंड के मौसम को युद्ध के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो सहयोगी यूक्रेन के बुनियादी ढांचे की मरम्मत में मदद करने और रूसी मिसाइल हमलों के खिलाफ वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। शांति बहाली और यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के तौर पर बरकरार रहे तो हमें यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया जारी रखना होगा। बुखारेस्ट से हमारा यही संदेश है कि नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन को झुकाने के लिए उसे जमा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों पर रूस की भीषण बमबारी पुतिन की मंशा को जाहिर करती है। जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि यूक्रेनी लोगों ने पहले ही साबित कर दिया कि वे हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं और रूस किसी भी हालत में सफल होने वाला नहीं है। असैन्य बुनियादी ढांचे, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को लक्षित करना स्पष्ट रूप से संकेत है कि रूस यूक्रेनी लोगों को झुकाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसमें सफलता मिलेगी। हम इन कठिन महीनों में उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। वहीं चेक गणराज्य के विदेश मंत्री ने कहा कि नाटो को अगले कुछ महीनों में यूक्रेन की मदद के लिए असैन्य सहायता पैकेज पर सहमत होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम यूक्रेन को गैर घातक मदद के लिए काफी महत्वपूर्ण पैकेज पर सहमत होंगे, जिसका लक्ष्य ठंड से निपटना होना चाहिए। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर काला सागर के कुछ हिस्सों को युद्ध क्षेत्र में बदलने का आरोप लगाया और नाटो की उपस्थिति को मजबूत करने का
संकल्प दोहराया। ब्लिंकेन ने वर्षों के सबसे खराब खाद्य सुरक्षा संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। काला सागर क्षेत्र यह हमारे और नाटो के लिए महत्वपूर्ण सामरिक महत्व का क्षेत्र है। रूस ने काला सागर के कुछ हिस्सों को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। हमने युद्धपोतों से मिसाइलों को यूक्रेन के शहरों और कस्बों में आते देखा है। रूस के हमलों में यूक्रेन के अधिकांश पावर संयंत्र नष्ट हो चुके हैं। देश की 50% आबादी को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। शेड्यूल किए गए सभी ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया है। इंटरनेट बंद होने के कारण रोगियों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और पैरामेडिक्स को अंधेरे अपार्टमेंट में मरीजों की जांच के लिए फ्लैश लाइट का उपयोग करना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन की स्वास्थ्य व्यवस्था ऊर्जा संकट, ठंड के मौसम की शुरुआत और अन्य चुनौतियों के बीच युद्ध में अब तक के अपने सबसे काले दिनों का सामना कर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन पर बड़ा प्रहार किया है। सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का गोल्डन एज अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि चीन ने ब्रिटेन के मूल्यों और हितों के लिए व्यवस्थित चुनौती पेश कर दी है। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंजाम देंगे। और अब खबर एशिया महाद्वीप से। चीन में इन दिनों कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ अभूतपूर्व प्रदर्शनों से घबराई सरकार ने सख्ती वहां बढ़ा दी है। इसी क्रम में विश्वविद्यालयों के छात्रों को घर भेज दिया गया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाशी तेज कर दी गई है। हालांकि कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शनकारी मंगलवार को थोड़े शांत जरूर नजर आए। चीन सरकार की तरफ से लागू पाबंदियों के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि मंगलवार को बीजिंग, शंघाई और अन्य प्रमुख शहरों में पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती के चलते प्रदर्शनकारी शांत रहे। इसका मकसद सप्ताहांत में कम से कम 8 शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद फूटे लोगों के गुस्से को शांत करना था। हालांकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जीरो कोविड रणनीति पर कायम है, जिसके चलते लाखों लोगों को अपने घरों में कैद होना पड़ा है। सिंघुआ विश्वविद्यालय के छात्रों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया, जहां से राष्ट्रपति शी जिनपिंग पढ़ाई कर चुके हैं। वहीं बीजिंग और दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग के अन्य विश्वविद्यालयों ने कहा कि वे छात्रों को कोविड-19 से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने छात्रों को रेलवे स्टेशन तक लाने जाने के लिए बसों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि कक्षाएं और अंतिम परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने चीन में प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का समर्थन किया। जब विरोध की बात आती है, विरोध जो हम चीन में देख रहे हैं, विरोध जो हम ईरान में विभिन्न कारणों से देख रहे हैं और अन्य जगहों पर, हमारी स्थिति हर जगह समान है, जो ये है कि शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए हम हर जगह लोगों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। हम उनके विचारों, उनकी चिंताओं और उनकी कुंठाओं से सरकार को अवगत कराने के लिए समर्थन करते हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन कानून के शासन वाला देश है और चीनी नागरिकों के सभी अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन उन्हें कानून के ढांचे के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। वहीं जानकारों का मानना है कि चीन के ताजा विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के खिलाफ जनमत संग्रह है और उनके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा सार्वजनिक धक्का। मुझे लगता है कि ये गहरी अंतर्निहित चिंताएं हैं, हताशा है, सरकार की नीति के प्रति गुस्सा है, जो मुख्य रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन शायद ये समाज के भीतर गहरी चिंताओं और शिकायतों को भी दर्शाता है। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामले के मद्देनजर चीन की सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की योजना बनाई है और इस जानकारी की जल्द ही जनता के साथ साझा की जाएगी।
मंगलवार को संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या थोड़ी कम 38,421 रही। इससे पहले बीते कुछ दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे थे। इन 38,421 संक्रमितों में से 38,460 में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिखा है। चीन के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मध्य बीजिंग में जमा हुए करीब 4 दर्जन प्रदर्शनकारियों ने कोविड-19 नीतियों के चलते जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। चीन में ओमिक्रॉन BF7 BA.1.57 वेरिएंट कोविड-19 के मौजूदा आउटब्रेक का प्रमुख स्ट्रेन माना जा रहा है। ये वेरिएंट अधिक संक्रामक और इसका पता लगाना भी अधिक कठिन है। WHO के मुताबिक BF7 नया मुख्य वेरिएंट बन जाएगा। चीन के कई शहरों में इन दोनों वेरिएंट का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और इंग्लैंड में भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं। BF7 पहले मौजूदा वेरिएंट BF5 का सब वेरिएंट है। ये आसानी से पिछली प्रतिरक्षा से बच सकता है। कुल सक्रिय कोरोना मामलों में 4.5% BF7 वेरिएंट के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कतर ने मंगलवार को जर्मनी को तरलीकृत प्राकृतिक गैस भेजने के अपने पहले बड़े सौदे की घोषणा की, क्योंकि यूरोप रूसी ऊर्जा स्रोतों के ऑप्शंस के तौर पर विकल्प खोजने के लिए इन दिनों संघर्ष कर रहा है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2026 से कम 15 वर्षों के लिए हर साल 2 मिलियन टन गैस भेजी जाएगी। आखिरकार जर्मनी की रूसी गैस के विकल्प की तलाश खत्म हो गई है। जर्मनी और कतर संबंधों का नया अध्याय लिख रहे हैं। मंगलवार को दोनों देशों के बीच कतरी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की खरीद और बिक्री से संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कतर एनर्जी और कोनोकोफिलिप्स कोप-एन के बीच कम से कम 15 साल की अवधि के निर्यात के लिए 2 बिक्री और खरीद समझौतों पर करार हुआ। जर्मनी को 2026 से कतरी तरलीकृत प्राकृतिक गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। कतर की नॉर्थ फील्ड विस्तार परियोजना से यूरोप के लिए यह अपनी तरह का पहला सौदा है, जो जर्मनी को सालाना 2 मिलियन टन LNG प्रदान करेगा। कतर में रास लाफान से जर्मनी के उत्तरी LNG टर्मिनल ब्रंसबुएटिल तक पहुंचेगा। कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस समझौते को दोनों देशों के लिए अहम बताया। ये समझौते कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और समझौते के अनुसार जर्मनी के लिए पहली बार दीर्घकालिक LNG की आपूर्ति की जाएगी, जिसकी आपूर्ति अवधि कम से कम 15 वर्षों तक है। यह समझौता जर्मनी की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से विश्व में LNG के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। विशेष रूप से यूरोप में ये प्रतिस्पर्धा चरम को पहुंच चुकी है। पहले रूस इस महाद्वीप को 40% गैस की आपूर्ति करता था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद से चीजें बदल गई हैं और अब यूरोपियन देश गैस के लिए खाड़ी देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। कतर एनर्जी और जर्मन यूटिलिटी फर्म ने इस वर्ष के अधिकांश समय में लंबी अवधि के लिए LNG सौदों को आगे बढ़ाने पर काम किया, क्योंकि बर्लिन रूस के विकल्प की तलाश कर रहा है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा गैस आपूर्ति करता है। समझौतों के अनुसार कतर के रास लाफान से जर्मनी को LNG की डिलीवरी 2026 से शुरू की जाएगी और ये कम से कम 15 वर्षों तक विस्तारित होगी। डिलीवरी ब्रंसबुएटिल LNG टर्मिनल के लिए होगी। इस काम के लिए मैं कतर गैस और कतर एनर्जी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने बहुत ही कम समय में इन समझौतों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे साथ काम किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साद अल काबी से पत्रकारों ने कुछ चुभते सवाल भी पूछे। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले कतर को कुछ जर्मन राजनेताओं की आलोचना का वार्ता पर कोई प्रभाव पड़ा है, तो काबी ने कहा कि कतर एनर्जी ने राजनीति और व्यवसाय को अलग कर दिया है। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हम कुछ राजनेताओं और सरकारों के व्यक्तिगत कार्यों से व्यवसाय को अलग करके देखते हैं। हम इन समझौतों को व्यवसाय से व्यवसाय और एक कंपनी से दूसरी कंपनी के रूप में देखते हैं। हम राजनीति को अपने व्यवसायिक काम से अलग रखते हैं। बता दें कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो मुख्य रूप से अपने उद्योग को शक्ति प्रदान करने के लिए प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। जर्मनी का उद्देश्य 2024 के मध्य तक सभी रूसी ऊर्जा आयातों को जल्द से जल्द बदलना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में बढ़ता डेटा का व्यवसाय अब राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला बन चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में शुरू हुए वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज विकास को तकनीक से अलग करके नहीं देखा जा सकता है और भारत के विकास में तकनीक के योगदान की कहानी अब दुनिया भर में सुनाई देने लगी है। मंगलवार से दिल्ली में 3 दिन चलने वाले वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज के समय में डेटा सिर्फ व्यवसाय और अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि डेटा कहाँ जा रहा है, इसको लेकर हमें दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। आज के समय में हर चीज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। You may speak about whether it is data or oil or oil as, data as the new oil. The fact is more and more things are technologically driven, and we need to understand that there's a very strong political connotation which is inbuilt really into technology. ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 में कई देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू प्रौद्योगिकी पर होने वाला ये भारत का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। विदेश मंत्री ने इस सम्मेलन में कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रौद्योगिकी आज भू राजनीति के केंद्र में है। आने वाले दिनों में भारत की डिजिटल रिफॉर्म की कहानी दुनिया में सुनी जाएगी। Self-reliant India, you can say a kind of an economic strategic autonomy. That is today going to be key for global rebalancing. That big players are going to consciously strive to be technologically more, I don't want to be self-sufficient, but technologically more capable in order for rebalancing to actually take place. इस सम्मेलन में G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी अपनी बात रखी। There is a huge crisis of global debt. Almost 70 countries in the world are facing a debt crisis. We have the challenge of a global supply chain which is disrupted. You have the challenge of climate action. But every crisis is also an opportunity. And to my mind, this is a huge opportunity for India. Technology has always been a great equalizer, where citizens from all walks of life have used a veritable toolkit of digital public goods to access services, public services, make payments, and even address their collective grievances. In a world splintered by polarization and technological balkanization, India will strive to ensure that the world in coming years is a just, equitable place with prosperous, inclusive societies at its core. 3 दिन तक चलने वाले ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 में कई विषयों पर वैश्विक मंथन होगा, जिनमें प्रौद्योगिकी, सरकार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, डेटा, कानून, लोक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, अकादमिक और आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। इन विषयों पर विश्व के प्रमुख बुद्धिजीवी अपने विचार रखेंगे और प्रौद्योगिकी तथा इसके भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी होगी। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर दक्षिण कोरिया से है, जहां की सरकार ने उन हजारों ट्रक ड्राइवरों में से कुछ के लिए मंगलवार को एक आदेश जारी किया जो कि काम पर लौटने के लिए हड़ताल पर हैं, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि माल भाड़े के मुद्दों पर उनका देशव्यापी बहिष्कार पहले से ही कमजोर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। लाइसेंस रद्द करने या यहां तक कि जेल की सजा के खतरे का सामना करने के बावजूद हड़ताल के आयोजकों ने कहा है कि वे आदेश की अवहेलना करेंगे। दक्षिण कोरिया में पिछले 6 दिनों से जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने हड़ताल तोड़ने वाले कड़े कानून को लागू करने का फैसला किया है। हड़ताल से अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान के मद्देनजर सरकार ने इस कदम को उठाया है। राष्ट्रपति यून सुक योल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आदेश को मंजूरी दी गई। सोमवार को हड़ताली ट्रक ड्राइवरों के साथ हुई बातचीत के विफल रहने के बाद
ये कदम उठाया गया है। हड़ताली परिवहन कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए मजबूर करने वाले आदेश को दक्षिण कोरिया में पहली बार जारी किया गया है। इस कानून को 2004 में संशोधित किया गया था, जो सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिक शक्तियां देता है। आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर लाइसेंस रद्द करने और 3 साल की जेल या 30 मिलियन वॉन तक का जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के लिए और अधिक गंभीर संकट को रोकने के लिए सरकार आज सीमेंट क्षेत्र में माल परिवहन से इंकार करने वालों के लिए एक स्टार्ट वर्क ऑर्डर जारी कर रही है। दक्षिण कोरिया में देश की आपूर्ति को बाधित करने का जोखिम उठाते हुए ट्रक चालक 6 महीने से भी कम समय में दूसरी बार हड़ताल पर हैं। ईंधन की बढ़ती लागत को देखते हुए शिपिंग कंटेनरों और सीमेंट ट्रकिंग पर लागू वर्तमान न्यूनतम माल ढुलाई दर व्यवस्था को स्थायी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा तेल और रासायनिक टैंकर, स्टील, ऑटोमोबाइल और पैकेज डिलीवरी ट्रक चलाने वालों सहित अन्य ट्रक चालकों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रणाली लागू किए जाने की भी अपील कर रहे हैं। मौजूदा न्यूनतम माल ढुलाई दर व्यवस्था दिसंबर में समाप्त हो रही है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल में लागू की गई इस व्यवस्था को अगले 3 साल तक विस्तार देने पर सहमत हो गई है, लेकिन ट्रक चालकों की मांग इससे कहीं अधिक है। हम अब ईंधन को अपनी मौत और दर्द के रूप में लेकर ट्रक नहीं चला सकते। जंगल के कानून से चलने वाले बाजार में जहां कंपनियां परिवहन और मजदूरी के बारे में सभी निर्णय ले रही हैं, जो लगभग न्यूनतम है, यह सुरक्षित माल ढुलाई दर ट्रक चालकों की सुरक्षा के लिए एकमात्र कानूनी प्रणाली है। हालांकि सरकार के कड़े फैसले का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। मंगलवार को इन ट्रक हड़तालियों ने कुल 16 रैलियां की। ट्रांसपोर्ट हब युवांग में सिर मुड़वाकर सरकार के काम पर लौटने के आदेश की अवहेलना जारी रखने और न्यूनतम वेतन व्यवस्था की मांग का संकल्प दोहराया। सरकार के 2500 हड़ताली ट्रक ड्राइवरों के काम पर लौटने के आदेश पर कार्गो ट्रक सॉलिडरिटी यूनियन ने इसे अलोकतांत्रिक और हिंसक बताया है। सीटीएसयू ने कहा है कि इससे साबित हो जाता है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जून में ट्रक ड्राइवरों की 8 दिनों की हड़ताल से दक्षिण कोरिया के ऑटो उद्योगों को काफी नुकसान हुआ था। इस हड़ताल के कारण हुंडई मोटर या पॉस्को जैसी उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों को अपना उत्पादन घटाना पड़ा था। और अब अमेरिका से जुड़ी कुछ अहम खबरें। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ 40 साल के बाद फट गया है। इस ज्वालामुखी से अब जहरीली गैसें, धुआं और खतरनाक लावा बह रहा है। रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे इसमें विस्फोट हुआ। अधिकारियों की माने तो ज्वालामुखी के लावा में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है। अधिकारियों के मुताबिक 1 हफ्ते में लावा आबादी तक पहुंच सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि स्थिति तेजी से बदल सकती है। मौना लोआ में आखिरी बार साल 1984 में विस्फोट हुआ था। नासा के बिना चालक दल वाले ओरियन अंतरिक्ष यान ने 1970 के अपोलो 13 के चंद्र मिशन के दौरान स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आर्टेमिस मिशन के तहत भेजा गया ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी 4,32,210 किलोमीटर पर पहुंच गया है। अंतरिक्ष यान 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मून मिशन के नाम एक और सफलता जुड़ गई है। दरअसल नासा के आर्टेमिस 1 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पृथ्वी से 2,70,000 मील की दूरी तय करके इसने इतिहास रच दिया है। इसने अपोलो 13 के 2,40,000 मील की दूरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब आर्टेमिस 1 मून मिशन का नया हीरो बन गया है। 5 दिनों की लंबी यात्रा और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर का सफर। नासा के आर्टेमिस 1 ने इस मुश्किल सफर को आसानी से तय कर लिया और आखिरी अपोलो मिशन के बाद चांद की सतह में दाखिल होने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। नासा के मुताबिक आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल पृथ्वी से तकरीबन 2,70,000 मील दूर पहुंच गया है। इससे पहले साल 1972 में अपोलो 13
पृथ्वी से 2,40,000 मील दूर पहुंचा था। नासा के अनुसार आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल लगभग 6 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा, जिसके बाद 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में इसकी लैंडिंग होगी। मानव को अंतरिक्ष की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए ओरियन नाम के एक अंतरिक्ष यान ने दूरी का नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। यह रिकॉर्ड पहले अपोलो 13 द्वारा पृथ्वी से लगभग 2,48,000 मील की दूरी पर स्थापित किया गया था और अब ओरियन ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हम न केवल आगे जा रहे हैं बल्कि तेजी से घर वापस भी आ रहे हैं। आर्टेमिस गहरे अंतरिक्ष में रहने और काम करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। स्पेस एजेंसी के अनुसार इस मिशन की सफलता 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन का भविष्य तय करेगी। नासा ने 53 साल बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। नासा के मिशन के अनुसार इंसान 2025 में न सिर्फ चांद पर कदम रख सकता है, बल्कि 1972 के अपोलो मिशन के यात्रियों से ज्यादा समय तक वहां समय भी गुजार सकता है। निश्चित रूप से हमने शुरुआत से कहा है, क्योंकि ये एक परीक्षण उड़ान है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हीट शील्ड लगभग 5,000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर काम करता है। ये लगभग आधे सूरज की तरह गर्म है। ये अंतिम प्रवेश बिंदु पर लगभग 2 लाख वेल पर वातावरण से टकराएगा और फिर ये 25,000 मील प्रति घंटे की गति से ऊपरी वातावरण में लगभग 2 लाख फीट नीचे जा रहा है। आर्टेमिस 1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, लेकिन भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए ये मिशन बेहद अहम है। आर्टेमिस 1 का कामयाब सफर वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में नई राह खोलेगा। इस राह पर चलकर ही भविष्य में एक बार फिर इंसानों के कदम चांद पर पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ ही खबर दुनिया की के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।